हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11th के आरओ बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पार्ट जिसका नाम है नमक का दारोगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं जिसे तुम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और हाँ यार, क्लास 11th की हिंदी गैंग, अभी तक तुम लोगों ने अपना अटेंडेंस कमेंट एरिया में दिया है कि नहीं? जल्दी से अपना प्यारा प्यारा कमेंट एरिया में छोड़ो कि हम लोग वापस आ चुके हैं एंड अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार सबसे पहले तुम लोगों को मैं मिलवाना चाहूंगा इस चैप्टर के इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मुंशी वंशीधर, इस पार्ट का दरोगा। मैं एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ जो कभी भी गलत काम नहीं करता है। मेरा ड्यूटी जो है वो मेरे लिए सबसे ऊपर है और मैं कभी भी पैसों के लिए कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि तुम लोग कोई गलत काम कर रहे हो, डेली वीडियोस को देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो अभी तुरंत। नमस्ते बच्चों, मैं मुंशी जी हूँ, वंशीधर का पिताजी। हाय दोस्तों, मैं हूँ पंडित आलोपीदीन, इस कहानी का अंबानी यानी कि इस शहर का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति। मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसे हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। मैंने हर आदमी को हर चीज को पैसे से खरीद रखा है। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को इस कहानी को बहुत ही अच्छे से समझाएगा। तो अब हम लोगों का पार्ट शुरू होता है और हमें पार्ट को स्टार्ट करते हुए बताया जाता है कि नमक का जब एक नया विभाग बना या कह सकते हो नया डिपार्टमेंट बना और उसके उपयोग पे प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने का जब आदेश आया तो बहुत सारे लोग नमक का चोरी छुप के व्यापार करना शुरू कर देते हैं। तो देखो यार, जो हमारा नमक है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी खाना नमक के बिना अधूरा लगता है एंड बन नहीं पाता है। तो लोगों ने इसे चोरी छिप के बेचना शुरू कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए। लोगों ने इसे बेचने के लिए एंड इसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग गलत रास्तों को चुना एंड जो ऊपर के बड़े अधिकारी थे उनकी भी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके दारोगा पद को देखकर वकीलों को भी बहुत ज्यादा लालच आती थी क्योंकि जो भी दारोगा पद में जाता वो रात में नमक की रखवाली करता, चौकीदारी करता और घूस लेकर बहुत सारे पैसे कमा सकता था। तो अब आगे के पार्ट में मुंशी वंशीधर की एंट्री होती है। मैंने विरह कथा को समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वितत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका की आविष्कार की बातों को पढ़कर रोजगार की खोज पे मैं निकल पड़ता हूँ। मेरे जो बाबूजी है वो एक बहुत ही अनुभव व्यक्ति है और मुझे जाने से पहले बहुत ही ज्ञान भरी बातें बोलते हैं। बेटा वंशीधर, तुम घर की दुर्दशा देख रहे हो ना कि हम पर कितना ज्यादा कर्ज है यानी कि लोन है। जो लड़कियां है घर की वो भी घास फूस की जैसी बढ़ती जा रही है। मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ और कभी भी गिर पड़ूंगा यानी कि मर जाऊंगा। अब इस घर के असली मालिक तुम ही हो। कोई भी नौकरी मिले, कैसी भी नौकरी मिले, उसे ले लेना, मना मत करना। और कभी भी कोई भी घूस दे उसे तो बिल्कुल भी मना मत करना। ऐसे काम को ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो। वेतन का क्या है, ये तो पूर्णिमा के चांद की जैसे एक महीने में एक बार दिखता है। उससे पैसों की प्यास थोड़ी मिटती है। पैसों की प्यास तो ऊपरी कमाई से ही भरती है। तुम खुद में ही बहुत ज्यादा समझदार हो। विवेक से बड़ी आवश्यकता हमेशा होती है। इस बात को गांठ बांध लो और अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो और समझ जाओ, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है और अनुभव है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुंशी जी अपने बेटे को ज्ञान भरी बातें बोलकर आशीर्वाद दे देते हैं। वंशीधर भी एक आज्ञाकारी पुत्र था। आशीर्वाद लेते ही वो तुरंत ही घर से निकल जाता है जॉब की खोज में। कुछ ही दिन में वंशीधर की एक बहुत ही अच्छी नौकरी लग जाती है। नौकरी भी जैसी तैसी नहीं, नमक विभाग के दारोगा पद में वंशीधर का जॉब लग जाता है जिसकी वेतन बहुत अच्छी थी और ऊपरी कमाई का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वंशीधर के पिता को जैसे ही ये बात पता चलती तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आस पड़ोस के लोग को बहुत ज्यादा जलन होती है। ठंड के दिनों में रात के समय में ठंड इतना ज्यादा रहता था कि नमक की रखवाली करने वाले दरोगा जो होते थे वो सो जाते थे। मुझे ड्यूटी ज्वाइन
किए हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे और सारे बड़े अफसरों को मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि मैं एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हूँ। वो मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे थे। नमक के विभाग से कुछ ही मीलों की दूरी पे जमुना नदी थी और उस नदी के ऊपर नाव से बनी हुई एक पुल भी थी। मैं ऑफिस का दरवाजा बंद करके सोया हुआ था गहरी नींद में, तभी मुझे ढेर सारी गाड़ियों की आवाज आती है जो नदी को पार कर रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी रात में आखिर गाड़ियां क्यों नदी को पार कर रही है, कुछ ना कुछ झोल जरूर है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं तुरंत ही वर्दी को चेंज करता हूँ, यानी कि वर्दी पहनता हूँ, जेब में गन को रखता हूँ, यानी कि पिस्तौल को जेब में रखता हूँ, घोड़े पे बैठता हूँ और तुरंत नदी की ओर चला जाता हूँ। नदी के पास जाकर देखता हूँ तो वहां मैं देखता हूँ कि बहुत सारी गाड़ियां नदी को पार कर रही थी। मैंने जब डांट कर पूछा कि ये गाड़ी किनकी है, तो वहां के जो लोग होते हैं वो सभी शांत हो जाते हैं और जो भी गाड़ियां हैं मैं उन्हें रुकवा देता हूँ और पूछता हूँ कि ये सारी गाड़ियां किसकी है, मुझे जल्दी बताओ। ये सुनते ही वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है और लोग कानाफूसी शुरू कर देते हैं। एक आदमी जो आगे खड़ा था वो कहता है पंडित आलोपीदीन। ये सुनते ही वंशीधर के भी चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो चौंक जाता है। पंडित आलोपीदीन उस एरिया का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उसके साथ साथ उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम था। छोटे से बड़े आदमी तक उनके ऊपर ऋण था उनका। वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे और उनका जो बिजनेस था, यानी कि उनका जो कारोबार था, वो बहुत ही ज्यादा लंबा था। मुझे जल्दी बताओ कि ये सारी गाड़ियां कहाँ जा रही है। एक गाड़ी वाला आकर बोलता है कि साहब ये गाड़ियां कानपुर जा रही है। उन सबको अब मैं पूछता हूँ कि आखिर इन गाड़ियों में क्या लदा हुआ है। ये प्रश्न सुनते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। आखिर तक पूछने पे भी वो लोग कुछ नहीं बताते हैं। तो मैं जाता हूँ गाड़ियों के पास और खुद से चेक करना शुरू कर देता हूँ। मैं चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि बोरों में नमक के ढेले भरे हुए हैं और ये जो नमक के ढेले हैं इन्हें इलीगली नदी को पार करके ले जाया जा रहा था। पीछे से अपने सजे हुए रथ पे पंडित आलोपीदीन आधे नींद में आराम करते हुए आ रहे थे। कुछ गाड़ी वाले दौड़ते दौड़ते उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस एरिया के दारोगा ने हम लोगों का जो गाड़ियां है उसे रोक दिया है और आपको नदी के पास बुला रहे हैं। जो पंडित आलोपीदीन थे उनका ये मानना था कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, इसलिए वो नींद में लेटे लेटे गर्व से बोलते हैं, तुम चलो हम आते हैं। अब आलोपीदीन गर्व से दरोगा के पास जाकर बोलते हैं, बाबू साहब नमस्ते, ऐसा कौन सी गलती मैंने कर दी है जिसकी वजह से आपने मेरी गाड़ियां रोक दी है। हम ब्राह्मणों पे तो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। ये ऊपर का आदेश है, यानी कि सरकारी हुक्म है। हम सरकार और सरकारी हुक्म को थोड़ी जानते हैं। हमारी सरकार तो आप ही है। मैं जाने से पहले आपसे मिलने वाला था। ये तो हमारी घर की ही बात है। जाने से पहले मैं आपको कुछ भेंट के तौर पे देने भी वाला था। यहाँ पंडित आलोपीदीन घूस का बात कर रहे हैं। इस बात को सुनकर जो हमारा दारोगा है वंशीधर, उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था। अब जो हमारे वंशीधर है उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलते हैं, मैं वो नमक हराम नहीं हूँ जो चंद पैसों के लिए बिक जाएगा। आप हिरासत में हो इस समय, आपको जो भी सजा मिलेगा वो कानून देगा। मैं आपको कोई भी सजा अभी नहीं दूंगा। बदलू सिंह, इन्हें तुरंत ही अरेस्ट करो, ये मेरे ऑर्डर्स है। पंडित आलोपीदीन और वहां खड़े सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उनसे इस तरह से बात नहीं की थी। अब आलोपीदीन खुद में ही सोचते हैं, ये शायद एक उदंड लड़का है और अभी तक पैसे की माया मोह से बहुत ज्यादा दूर है। बाबू साहब को अब मैं प्यार से विनम्र होके बोलता हूँ, ऐसा मत कीजिए, हम मिट जाएंगे। हमारी जो भी इज्जत है समाज में वो खत्म हो जाएगी। आखिर हमारा अपमान करके आपको क्या मिलेगा? हम ऐसी बातें कदापि सुनना नहीं चाहते। लाला जी जल्दी जाइए और 1000 के रुपये भेंट के तौर पे हमारे दारोगा साहब को दे दीजिए। वंशीधर ने अब गुस्से में कहा, तुम मुझे 1 लाख भी दोगे तो भी मैं सच्चाई के रास्ते से नहीं हटूंगा। आलोपीदीन अपना दाम धीरे धीरे बढ़ा
बढ़ाते गए और आखिर में 20,000 तक देने के लिए मान गए, जो उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम थी। अब आलोपीदीन आगे कहता है, दारोगा साहब, इससे ज्यादा तो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, तो अब आगे आपको जो भी करना है आप कर लीजिए। बदलू सिंह, जाओ और तुरंत उसे अरेस्ट करो। बदलू सिंह को इतने अमीर आदमी को अरेस्ट करने का मन नहीं था, फिर भी वो ऊपर के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने कदम आगे बढ़ाता है। आलोपीदीन भी अपने कदम को पीछे लेता है और फिर बोलता है, साहब 25,000 तक ले लीजिए। ये असंभव बात है, 30 या 40,000 पे भी काम नहीं हो पाएगा। तुम मुझे 40 लाख भी दोगे तो भी ये संभव नहीं है। मैं अब एक भी शब्द आगे नहीं सुनना चाहता हूँ। जाओ उसे जल्दी से अरेस्ट करो। आलोपीदीन एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को हथकड़ियों के साथ आगे आता देख बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सुबह तक ये बात पूरी अच्छी तरीके से फैल गई कि आलोपीदीन को अरेस्ट कर लिया गया। बच्चे से बूढ़े सभी को ये बात पता चल गई और सभी लोग आलोपीदीन को बुरा भला बोलने लगते हैं। अब अगले दिन जब आलोपीदीन को कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब वो शर्म से अपने सिर को नीचे झुकाए हुए थे। बच्चे से बूढ़े सभी लोग छत पर पहुंच जाते, दीवालों पे चढ़ जाते ताकि आलोपीदीन को देख पाए। पूरे शहर में हलचल शुरू हो जाती है। आलोपीदीन को बचाने के लिए एक लॉयर की टीम, यानी कि वकीलों की एक सेना को खड़ी की गई बहुत जल्दी में, ताकि वो आलोपीदीन को बचा पाए। कोर्ट में धर्म और धन के बीच युद्ध थी। वंशीधर कोर्ट में चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास सच्चाई के अलावा और कोई शस्त्र नहीं था, क्योंकि जो भी गवाह वहां पे थे वो सारे बिक चुके थे, क्योंकि उनके मन में लालच बहुत ज्यादा भरी हुई थी। कोर्ट में सभी अधिकारियों की आंखों में लालच साफ साफ दिख रहा था कि वो बिक चुके हैं पैसों के कारण। जो मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी कि डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो कलम निकालते हैं और कॉपी में ये लिखना शुरू कर देते हैं कि पंडित आलोपीदीन के खिलाफ सारे सबूत अमूल्य है, यानी कि उनका कोई भी मूल्य नहीं है और ये एक भ्रमात्मक केस है, यानी कि उन्हें फंसाया जा रहा है। आगे अब जज कहते हैं कि ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मुंशी वंशीधर जैसे प्रतिष्ठित और बड़े व्यक्ति चंद पैसों के लिए ये गलत काम करेंगे। मुंशी वंशीधर की भी इसमें कोई गलती नहीं है। वो अपनी ड्यूटी के लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, लेकिन उन्हें इस तरह से इस भले मनुष्य को कष्ट नहीं देना चाहिए था। आगे भविष्य में वंशीधर को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये सुनते ही आलोपीदीन की तरफ से जितने भी वकील थे वो उछल पड़ते हैं। आलोपीदीन भी हंसते हंसते, यानी कि मुस्कुराते मुस्कुराते कोर्ट से बाहर निकलते हैं। वंशीधर को अब लोग भरा बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, या कह सकते हो कि ताना मारना शुरू कर देते हैं। वंशीधर को इस दुनिया की बहुत ही विचित्र खेदजनक अनुभव हुआ। मैंने धन से बैर लिया था, एक हफ्ते में ही मुझे सस्पेंड कर दिया गया और मैं उदास होकर, बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने घर जाता हूँ। वहां बाबूजी को पता नहीं था कि मैं सस्पेंड होकर आया हूँ। बस उन्हें यह पता था कि मैंने आलोपीदीन को अरेस्ट किया था। इसी बात पे वो मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा समझाया था कि कभी भी पैसे मिले तो उन्हें इनकार मत करना और कभी भी बड़े आदमी से बैर मत लेना, लेकिन मैंने लिया। और फिर जो मेरे बाबूजी है आगे बोलते हैं, मैंने इस लड़के को पहले ही समझाया था कि कभी भी कोई ऊपरी कमाई दे तो उसे ले लिया करो, या फिर कोई भी बड़े आदमी से बैर मत लेना, लेकिन ये मेरी सुनता कहाँ है। सब तो अपनी मनमानी करते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे नौकरी की और जो भी मुझे ऊपरी आय आता था मैं उसे खुशी खुशी ले लिया करता था। ये दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती है, ये कब समझेगा, पैसों से चलती है। वंशीधर ने फिर बताया कि वो सस्पेंड हो चुका है, यानी कि उसे बाहर निकाल दिया गया है। ये बात सुनते ही उसके पिताजी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं और गलत सलत बोलने लगते हैं। वंशीधर तुरंत ही वहां से निकल जाता है। उसकी माँ भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वंशीधर की जो पत्नी थी वो कई दिनों तक उससे बात नहीं करती है। अब एक सप्ताह ऐसे ही बीत जाता है। वंशीधर के जो पिता होते हैं वो शाम के टाइम पे पूजा कर रहे होते हैं और अचानक ही वो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर घोड़े से बना हुआ रथ उनके घर के सामने रुकता है। वो ध्यान से देखते हैं तो आलोपीदीन उस रथ से उतरते हैं, तो वो यानी कि मुंशी जी दौड़ते हुए उस रथ के पास जाते हैं, यानी कि जी हुजूरी या फिर कह सकती हूँ मस्का लगाने में वो लग जाते हैं आलोपीदीन
दिन को, और फिर जो हमारे मुंशी जी है वो आलोपी दिन को कहते हैं। हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप जैसा व्यक्ति हमारे घर पे आया है। आप पूज्य है और हम आपके दास हैं। मैं तो आपको मुंह दिखाने के लिए योग्य ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने जो भी किया वो बहुत ज्यादा गलत था। बेचारा नासमझ है, उसकी गलती को माफ कर दीजिए। काश भगवान मुझे निसंतान ही रहने देता, क्योंकि ऐसी संतान की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलिए भाई साहब, ऐसी संतान को और मैं क्या बोलूं। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलता है जो धन से ऊपर धर्म को रखे और सच्चाई के लिए सभी चीजों को त्याग कर दे। अब आलोपी दिन वंशीधर को बोलते हैं, आज तक ऐसा कोई भी नहीं था जिसे मैं खरीद ना पाया हूँ। मैं बड़े बड़े व्यक्तियों से मिला, मैं बड़े बड़े अफसरों से मिला जिन्हें मैंने पैसों से खरीद लिया, लेकिन मुझे परास्त किया वंशीधर ने। मैं यहाँ आया हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके। शुरुआत में लगा कि आलोपी दिन मेरी बेइज्जती करने आया है, लेकिन उसके आंखों में मैंने देखा कि पछतावा था और वो मुझसे बहुत ही विनम्र तरीके से बात कर रहे थे। इसलिए मैंने उनसे ये कहा कि उस रात मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आपने गलत किया था, इसलिए मुझे कानून के लिए आपको अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन हम सब आपके दास हैं, यानी कि नौकर है। आपकी जो भी आज्ञा होगी वो मुझे स्वीकार होगी। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पछतावा था जो भी उन्होंने किया था। उस दिन नदी के पास रात में आपने मेरी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी थी, लेकिन आज जो मैं रिक्वेस्ट लेके आया हूँ उसे आपको सुनना ही होगा, अन्यथा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आलोपी दिन अब एक कागज और कलम निकालते हैं और वंशीधर को दे देते हैं। वंशीधर कागज को पढ़ते ही बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि उस कागज में ये लिखा हुआ था कि आलोपी दिन उसे अपने पूरे जायदाद का मैनेजर बनाना चाहते थे और उसके साथ साथ उसे साल में 6,000 का वेतन मिलेगा, उसके साथ साथ बंगला, गाड़ी और खुद के नौकर भी मिलेंगे, ऐसा पेपर में लिखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस मुंह से मैं आपकी प्रशंसा करूं, लेकिन आप जो भी मुझे पद देना चाहते हैं उसके मैं योग्य नहीं हूं। तुमसे ज्यादा और कोई भी योग्य नहीं है इस पद के लिए। अब आखिर में हमारे पार्ट का हैप्पी एंडिंग होता है। जो वंशीधर होता है वो कलम से यानी कि पेन से कागज पे दस्तखत कर देता है और उसके बाद जो आलोपी दिन होता है वो जोर से गले लगा देता है वंशीधर को और हमारी कहानी खत्म होती है। आई होप तुम लोगों को जो कहानी है वो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट एरिया खुला है, कमेंट करना और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। वीडियो को एक लाइक करना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही में इंस्टा पे फॉलो किया है कि नहीं तुम लोगों ने अभी तक, कर लेना। वहां पे तुम लोग हमेशा मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।